चलिए, अब हमारे पास दो तरह का पदार्थ है। एक है चालक और एक है परावैद्युत पदार्थ। परावैद्युत पदार्थ कुचालक होता है, जिसके अंदर आवेश प्रेरित हो सकते हैं, बह नहीं सकते, क्या हो सकते हैं, प्रेरित हो सकते हैं। तो सारे कुचालक पदार्थ परावैद्युत पदार्थ नहीं होते हैं, इसलिए नहीं, इसमें सीधे लिख देता कुचालक पदार्थ। कुचालक पदार्थ में भी जो आवेश को प्रेरित कर सकते हैं उसे हम क्या कहते हैं, परावैद्युत पदार्थ। इसमें ऊन हो सकता है, प्लास्टिक हो सकता है, कांच हो सकता है, एबोनाइट हो सकता है, हमारे मुलायम बाल जिसको फर बोलते हैं ये हो सकता है, जो शुरू वाले चैप्टर में हम पढ़े थे, जिनको आपस में रगड़ने पर क्या आ जाए, आवेश आ जाए, वो सभी कुचालक पदार्थ क्या कहलाते हैं, परावैद्युत पदार्थ कहलाते हैं। ठीक है, एक परावैद्युत पदार्थ इसमें है, ये देखो, ये भी एक पन्नी जैसे लगा है ना, ये लपेटा हुआ है, ये कंडेंसर के अंदर रहता है, कल मैं बताऊंगा इसको। ये भी क्या कहलाता है, परावैद्युत पदार्थ। आपका कागज भी परावैद्युत पदार्थ है, क्योंकि आप जब इसको रगड़ते हो फिर कागज के पास, छोटे छोटे कागज के टुकड़ों के पास ले जाते हो तो कागज क्या होता है, चिपक जाता है। ठीक है, और दूसरी चीज इसमें न चिपके तो माने वो परावैद्युत पदार्थ है नहीं है, ऐसे भी पता लगा सकते हो। ठीक है, तो यदि हम चालक को विद्युत क्षेत्र में, बाह्य विद्युत क्षेत्र में रखेंगे तो कैसा व्यवहार करेगा, और यदि हम परावैद्युत पदार्थ को रखेंगे तो कैसा व्यवहार करेगा। मान के चलो एक लकड़ी है, उसको आप धूप में रख दो तो कैसा व्यवहार करेगा, और एक लोहे की कढ़ाई है, उसको धूप में रख दो तो कैसा व्यवहार करेगा। क्या होगा यार, लोहे की कढ़ाई क्या होगी, ज़्यादा गर्म होगी, वो ऊष्मा को ले लेगा, और लकड़ी नहीं होगी, कम गर्म होगी। ठीक है, थोड़ा बहुत होगी पर कम होगी। बस इसी चीज़ को यहाँ पर अप्लाई कर देते हैं। तो सबसे पहले मैं चालक का व्यवहार देखता हूं कहां पर, बाह्य विद्युत क्षेत्र में। अब हम इसको, जैसे मैं बोला कि लकड़ी को आप धूप में रख दो, कढ़ाई को आप धूप में रख दो, तो यहां पर मान लेते हैं कि जो कढ़ाई है वो क्या है, चालक है, और जो लकड़ी है वो क्या है, परावैद्युत पदार्थ। मानना यहाँ है, ठीक है, खूब गहराई से नहीं मान लेना अभी ऐसे समझने के लिए मान लेना है। जैसे इनको मैं बोला कि धूप में रख रहे हो, तो यहां पर मैं किस में रख रहा हूं, विद्युत क्षेत्र में। तो देखो क्या होता है, इसको पढ़ना है कि जब चालक को बाह्य विद्युत क्षेत्र में रखते हैं, यहां पर देखते जाना, क्या, जब चालक को बाह्य विद्युत क्षेत्र में रखते हैं तो इसके अंदर विपरीत और बराबर विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। ठीक, जैसे देखो ईओ लिखा है, ईओ का मतलब आउटसाइड, बाहर का विद्युत क्षेत्र, और ई इन का मतलब क्या है, अंदर का विद्युत क्षेत्र। तो जो बाहर का विद्युत क्षेत्र है इस दिशा में लग रहा है, लेकिन जो अंदर का विद्युत क्षेत्र है इस दिशा में लग रहा है। दोनों लाइन कैसी हैं, बराबर हैं। कहना समझो कि ये ईओ का मान मान लो 20 न्यूटन है, न्यूटन प्रति कूलाम है, और इसके अंदर का जो है उल्टी दिशा में है, तो क्या हो जाएगा, -20 न्यूटन कूलाम। इसका टोटल कितना हो गया, 0 हो गया। तो इसको पढ़ेंगे कैसे, जब चालक को बाह्य विद्युत क्षेत्र में रखा जाता है तो चालक के अंदर आवेश इस प्रकार व्यवस्थित होते हैं कि उसके अंदर का विद्युत क्षेत्र बाहर के विद्युत क्षेत्र के बराबर हो जाता है, विपरीत हो जाता है, जिससे नेट विद्युत क्षेत्र का मान क्या होता है, 0 होता है। मैं कुछ अलग से शब्द नहीं बना रहा हूं, जो इसके भीतर दिखता है उसी को हमको बोलना है। हाँ, यहां पर बोलो, चालक को बाह्य विद्युत क्षेत्र में रखते हैं तो इसके अंदर का विद्युत क्षेत्र इसके बाहर के विद्युत क्षेत्र के बराबर और विपरीत होता है, जिससे नेट विद्युत क्षेत्र या कुल विद्युत क्षेत्र का मान 0 होता है। तो चालक के अंदर विद्युत क्षेत्र का मान कितना होता है, 0 होता है। ये प्रश्न ही पूछ दिया क्यों होता है, खाली स्थान में भरने के लिए तो भर देगा कि चालक के अंदर विद्युत क्षेत्र तीव्रता का मान खाली स्थान होता है, आपने क्या भर दिया, 0। अब 2 नंबर 3 नंबर में प्रश्न दिया कि चालक के अंदर विद्युत क्षेत्र का मान 0 क्यों होता है, तो आप यही चित्र बनाओगे और इसी के बारे में लिख दोगे। शब्द बना लोगे आप, ठीक है। एक बार आप लोग फिर से बोलोगे, चालक को बाह्य विद्युत क्षेत्र में रखने पर उसके अंदर का विद्युत क्षेत्र बाहर के विद्युत क्षेत्र के बराबर और विपरीत हो जाता है, जिससे नेट विद्युत क्षेत्र का मान 0 हो जाता है। बस इतना तो लिखना, ये चालक का व्यवहार हो गया। ठीक है, तुम दो कितना दोगे, हम सब उसको क्या कर देंगे, 0 कर लेंगे। अंदर का विद्युत क्षेत्र का मान वो क्या कर देता है, 0 कर देता है। ठीक है, अब इसको हम
परावैद्युत पदार्थ को भी हम कहाँ रखते हैं? विद्युत क्षेत्र में रखेंगे, बाह्य विद्युत क्षेत्र में। इसको भी रख के देख लिए। अभी मैं कढ़ाई रखा था धूप में, अब क्या रख रहा हूँ? लकड़ी। लकड़ी क्या कहला गया? मान लो कुचालक है, परावैद्युत पदार्थ। क्या दोनों का व्यवहार सेम रहेगा? सबका अलग हो, ज़्यादा गर्म होगी, कम गर्म होगी। परावैद्युत पदार्थ के साथ भी ऐसे होता है। देखो, इसका नाम लो, अब अपने से बनाना, मैं अभी नहीं बोल रहा हूँ, ठीक है? मूक अभिनय। अंदर का विद्युत क्षेत्र बाहर के विद्युत क्षेत्र से कम होता है और विपरीत होता है। कम है, उल्टी दिशा में है ना, कम होता है और विपरीत होता है। और नेट विद्युत क्षेत्र का मान शून्य नहीं होता है। ऐसा समझ लो कि हमने बाहर की ओर लगाया 20 न्यूटन कूलाम, इसके विरोध में अंदर विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हुआ। कितना हुआ? मान लो 15 या 10 है, मान लो, चलो 10 आया तो -10, विपरीत दिशा है, तो उसके पास बचा क्या? 10। तो 10 ये कुछ जीरो हुआ क्या? विद्युत क्षेत्र का मान कम जरूर हुआ पर जीरो तो नहीं हुआ। कुछ ना कुछ होता है, बस यही तो पढ़ना है। तो बढ़िया है, आप पढ़ दिए हैं। एक बार मेरा भी मन कर रहा है कि पढ़ देता हूँ। तो ये है, परावैद्युत पदार्थ को बाह्य विद्युत क्षेत्र में रखने पर उसके अंदर का विद्युत क्षेत्र बाहर के विद्युत क्षेत्र से कम होता है और विपरीत दिशा में होता है, इसलिए नेट विद्युत क्षेत्र का मान शून्य नहीं होता है। इस तरह से इसका व्यवहार हो गया। ठीक है।